के ठिकानों पर बड़ी तबाही मचा सकता है। पुतिन का ऑपरेशन खार्किव इसलिए नाकाम भी रहा है क्योंकि ज़ेलेंस्की ने रूस की फौज पर हाइमर्स जैसे सटीक हथियारों से बमबारी की है। रिपोर्ट है कि पिछले 4 महीनों के अंदर यूक्रेन हाइमर्स के 58% रॉकेट इस्तेमाल कर चुका है, यानी ज़ेलेंस्की की आधी से ज्यादा हाइमर्स वाली पावर खत्म भी हो चुकी है। ईरान के वो ड्रोन जो रूस को मिले हैं, उन्होंने भी हाइमर्स को टारगेट बनाया है। हाइमर्स जैसे ज़ेलेंस्की के लॉन्ग रेंज वेपन सिस्टम को लेकर पुतिन की नई स्ट्रेटेजी बहुत खतरनाक है। ये नई रणनीति बताती है ज़ेलेंस्की जैसे ही नए हथियार दिखाएंगे, पुतिन उसको अपने टारगेट पर ले लेंगे। ज़ेलेंस्की जिन्हें गेम चेंजर बताएंगे, पुतिन उनका गेम ओवर कर देंगे। यूक्रेन युद्ध में ज़ेलेंस्की नए हथियार दिखा रहे हैं और पुतिन उन आधुनिक वेपन सिस्टम को बहुत ही तैयारी के साथ खत्म भी करते जा रहे हैं। रूस का रक्षा मंत्रालय ऐसे ऑपरेशन की वीडियो भी जारी कर रहा है जिसमें यूक्रेन की लंबी दूरी के हथियारों को तबाह किया गया है। इन ऑपरेशंस में रूस ने सुखोई 25 फाइटर जेट के साथ कामो 52 भी इस्तेमाल किए, जिनकी हवाई बमबारी में ज़ेलेंस्की के कई अड्डे उड़ गए। साथ में मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से भी बारूद की बारिश की जा रही है। इन हथियारों में ऐसे अड्डों को टारगेट किया जा रहा है जहां पर ज़ेलेंस्की के लॉन्ग रेंज वाले वेपन सिस्टम रखे गए हैं। यही वजह है कि अब ज़ेलेंस्की को नए हाइमर्स सिस्टम की बहुत ज्यादा जरूरत महसूस हो रही है। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की ने 10-20 नहीं बल्कि 100 से ज्यादा हाइमर्स सिस्टम की डिमांड अमेरिका के सामने रख दी है। ये अमेरिका के पास कुल हाइमर्स का 20% यानी 5वां हिस्सा है। फिलहाल ज़ेलेंस्की के लिए फौरी राहत की बात यह है कि हाइमर्स के 18 नए सिस्टम यूक्रेन पहुंचने वाले हैं और इसीलिए कहा जा रहा है कि ज़ेलेंस्की पुतिन के खिलाफ बाउंस बैक करने वाले हैं। जहां भी हाइमर्स जैसे अटैक होते हैं उससे क्या तबाही होती है, इसका वीडियो भी देख लीजिए। ये डॉनबास में एक अस्पताल है जिसके करीब यूक्रेन की फौज ने हाइमर्स रॉकेट सिस्टम से हमला किया। पहली खेप में ज़ेलेंस्की के पास 16 हाइमर्स सिस्टम भेजे गए थे। हाइमर्स के एक सिस्टम में 6 रॉकेट लगाए जाते हैं। यूक्रेन अभी तक 1 महीने में 7200 रॉकेट तक दाग रहा है। हाइमर्स का एक रॉकेट 1 करोड़ 30 लाख रुपए का आता है। शौक गए? तो फिर सुनिए, हाइमर्स के एक रॉकेट की कीमत 1.25 करोड़ से भी ज्यादा है। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि अमेरिका यूक्रेन को बचाने की या कहें कि पुतिन की फौज पर अपने हमलों के लिए कितनी बड़ी कीमत चुका रहा है। इसलिए जो बाइडेन पर भी बहुत ज्यादा दबाव है कि वो ज़ेलेंस्की तक सप्लाई चेन को भी लगातार कैसे जारी रखें। उन्हें तो अपने रॉकेट वाले गोदाम को भी खोलना पड़ेगा। अमेरिका की फौज के पास हाइमर्स के 50,000 रॉकेट हैं और अमेरिका इस गोदाम को नहीं छूना चाहता। अभी यूक्रेन के पास हाइमर्स का जो रॉकेट है उसकी रेंज 70 किलोमीटर से ज्यादा है। हाइमर्स का रॉकेट 227 मिलीमीटर का है और ये 20 मीटर के दायरे में गिरता है। हाइमर्स के मीडियम रेंज के रॉकेट 3 वर्जन में आते हैं। ये 3 वेरिएंट के रॉकेट 32 किलोमीटर, 45 किलोमीटर और 75 किलोमीटर की रेंज तक हमला करते हैं। लेकिन अब जो रॉकेट यूक्रेन को मिलने की उम्मीद है वो 90 से 100 किलोमीटर की रेंज तक वार करता है और टारगेट के 20 मीटर के दायरे में ही गिरता है। यानी पूरी तरह गाइडेड वर्जन वाले रॉकेट मिलने से अब ज़ेलेंस्की की फायर पावर और ज्यादा बढ़ जाएगी। यूक्रेन के पास वक्त अगर कहें तो करीब 1000 से ज्यादा स्टिंगर मिसाइल है इस वक्त, और जो उसे अमेरिका से मिली हैं। और इस स्टिंग मिसाइल की वजह से रूस के पायलट दहशत में हैं क्योंकि रूस के जहाज यूक्रेन को मिली स्टिंगर मिसाइल के सॉफ्ट टारगेट बनते गए। वहीं ज़ेपोरिज़िया पर रूस के एक हमले के बाद यूक्रेन में बहुत दहशत है। यूक्रेन का दावा है कि ज़ेपोरिज़िया में रूस ने बहुत बड़ा हमला किया है। यूक्रेन के मुताबिक रूस ने एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों का इस्तेमाल जमीनी टारगेट्स पर किया और इसमें आम लोगों की मौत हुई। Сьогодні о 7 ранку, як і щодня, громадяни України збиралися в колони для того, щоб приїхати на тимчасово окуповану територію до своїх будинків, до своїх старших батьків, до своїх дітей. Сьогодні зібралося тут порядка 50 машин, і вони накопичились кожною хвилиною. І о 7 годині 12 хвилин इस हमले का वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने बहुत ही तल्ख अंदाज में पुतिन को जवाब दिया है। ज़ेलेंस्की का कहना है कि आम शहरियों को टारगेट किया गया है, जिसका बदला बहुत जल्दी लिया जाएगा।
Трохи розпочав цей день зі свідомого, абсолютно прорахованого вбивства українців в Запоріжжі. Ракетний удар по цивільній автоколоні, станом на цей час 30 загиблих, майже 100 поранених, травмованих. Російські військові знали, куди влучать їхні ракети. Це зробили нелюди. Від першого до останнього. Від того, хто дав цей наказ, і до усіх, хто цей наказ виконав. यानी ज़ेलेंस्की बार बार बता रहे हैं कि वो बार बार बाउंस बैक करेंगे और कोई शक नहीं होना चाहिए कि इसमें हाइमर्स जैसे वेपन सिस्टम की बड़ी भूमिका होगी। ज़ेलेंस्की के पास रूस को नुकसान पहुंचाने वाले एक और हथियार के बारे में सुनिए, जिसे लेकर रूस के पायलट भी दहशत में हैं और वो यूक्रेन पर जब नीची उड़ान भरते हैं तो हमेशा उनको मारे जाने का खतरा सताता है। ये है मैनपैड्स, यानी मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, जो आमतौर पर कंधे पर रखकर ऑपरेट किया जाता है, या कहें कि ऐसी मिसाइल जो एक फौजी कहीं भी उठाकर ले जा सकता है और वो उसे अकेला फायर कर सकता है। ये ऐसी मिसाइल होती है जो 5000 मीटर की रेंज तक दुश्मनों के विमान, उनके हेलीकॉप्टर और ड्रोन को मार गिरा सकती है। ऐसे ही कुछ हमलों के वीडियो देखिए जिसमें रूस के फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर अमेरिका से मिले स्टिंगर मिसाइल के टारगेट बने हैं। देखिए कैसे रूस का एक बॉम्बर जब यूक्रेन में काफी नीचे उड़ रहा था तब उसे स्टिंगर मिसाइल से निशाना बनाया गया। देखिए एक और वीडियो जिसमें रूस का एक कमू हेलीकॉप्टर स्टिंगर मिसाइल का शिकार बन गया। यूक्रेन के पास इस वक्त करीब 1000 से ज्यादा स्टिंगर मिसाइल हैं जो उसे अमेरिका से मिली हैं। स्टिंगर को लेकर रूस के पायलट्स में कितनी दहशत है वो यूरोप के अखबारों और मीडिया की हेडलाइन देखकर समझ सकते हैं। सब बता रहे हैं कि कैसे यूरोप के जहाज यूक्रेन को मिली स्टिंगर मिसाइल के सॉफ्ट टारगेट बनते जा रहे हैं और उनके लिए रूस के फाइटर को गिराना कोई बड़ी बात नहीं है। आमतौर पर यूक्रेन के रडार से बचने के लिए रूस के फाइटर जेट नीची उड़ान भरते हैं, लेकिन ऐसे में वो स्टिंगर जैसे एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज में आ जाते हैं। यूक्रेन के पास स्टिंगर मिसाइल जैसे विमान को गिराने की ताकत है। वो 5000 मीटर से कम ऊंचाई पर उड़ान भर रहे विमानों की बहुत बड़ी दुश्मन है, लेकिन स्टिंगर 5000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ने वाले टारगेट पर ही हमला कर सकती है, जबकि नेसम्स की मिसाइल 21000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे फाइटर जेट को गिरा सकती है। नेसम्स सिस्टम को भी ज़ेलेंस्की की फौज जल्द उतारने जा रही है और तब सुखोई 35 से लेकर सुखोई 34 और सुखोई 25 जैसे रूस के जहाज ज्यादा ऊंचाई पर उड़ने के दौरान भी ज़ेलेंस्की के टारगेट पर रहेंगे। यही वजह है कि रूस अब ईरान से ड्रोन खरीदकर यूक्रेन के फौजी अड्डों को टारगेट कर रहा है, क्योंकि ये सस्ता विकल्प है और ऐसे में पायलट्स की जान को भी खतरा नहीं होता। फिलहाल पुतिन का फोकस उन नए फौजियों पर भी है जिन्हें भर्ती करने के बाद फौरन यूक्रेन भेजा जा रहा है। रूस की फौज ने इनको हथियार देने शुरू कर दिए हैं ताकि वो यूक्रेन के मोर्चे पर जाकर युद्ध में शामिल होंगे। युद्ध वाला जोश दिलाने के लिए पुतिन की कोशिश जारी है। पुतिन को कई फ्रंट पर नुकसान हुआ है, लेकिन उनका बड़ा मकसद भी हासिल हो चुका है। डॉनबास में अब रूस का झंडा लहरा रहा है और ये पुतिन का बाकी यूक्रेन के साथ पूर्वी यूरोप या कहें कि नाटो देशों को भी एक बहुत बड़ी चेतावनी है, जिसमें मॉस्को की तरफ से मैसेज साफ है, वो ये कि पुतिन का युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। 3 लाख नए सैनिकों को मोर्चे पर रवाना करके पुतिन ने क्लियर कर दिया है कि वो आगे नहीं बढ़ेंगे। ये सोचना भी यूक्रेन और नाटो के लिए घातक है। खबर इंडोनेशिया से, जहां फुटबॉल टीम को हारता देख प्रशंसक फैंस भड़क गए और इसके बाद फुटबॉल का मैदान युद्ध का मैदान बन गया। हिंसा तब और ज्यादा भड़की जब मैच हारने वाली टीम के प्रशंसक भड़क उठे और मैदान पर आ गए। इंडोनेशिया में फुटबॉल मैच के दौरान हुई हिंसा में 129 लोगों की जान चली गई। ये आपसी भगदड़ देखिए किस तरह से मची, जिसमें 129 लोगों की जान गई और 180 से ज्यादा लोग इस दौरान जख्मी तक हो गए। भगदड़ में 129 लोगों को अपनी जान यहां पर गंवानी पड़ी है। दोनों टीमों के समर्थक आपस में भिड़ गए और ये भिड़ंत इस कदर बढ़ी कि 129 लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी और इतना ही नहीं 180 से ज्यादा लोग जख्मी तक हो गए। इंडोनेशिया लीग दरअसल चल रहा है, जिसके चलते ये हिंसा यहां पर दोनों ही टीमों के समर्थकों के बीच देखने को मिली। फुटबॉल मैच के बाद भड़की हिंसा, टीम की हार से नाराज हुए समर्थक, स्टेडियम बन गया जंग का मैदान, स्टेडियम में सेना ने संभाला मोर्चा, गुस्साए लोगों ने पुलिस फोर्स पर किया हमला।
एक फुटबॉल मैच के दौरान हिंसा की ये तस्वीरें आई इंडोनेशिया से। वहां कंजुराहान स्टेडियम में दो बड़ी टीमों के बीच मैच चल रहा था और पूरा स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। इस दौरान एक टीम मैच हार गई और दर्शकों का गुस्सा फूट पड़ा। हारी हुई टीम के प्रशंसक जीती हुई टीम के प्रशंसक से भिड़ गए और धीरे धीरे ये हिंसा पूरे स्टेडियम में फैल गई। मामला इतना बढ़ गया कि स्टेडियम में मौजूद सुरक्षा बलों को अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। गुस्साए लोगों ने वहां मौजूद पुलिस फोर्स पर ही हमला बोल दिया। सुरक्षा बलों के लोगों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए, लेकिन इसका भी कोई असर होता नहीं दिखा। उल्टा भीड़ ने सुरक्षा बलों को ही निशाने पर ले लिया। हालात को देखते हुए इंडोनेशिया की नेशनल आर्म्ड फोर्स को मौके पर बुलाना पड़ा, लेकिन तब तक हालात बेकाबू हो चुके थे और पूरे स्टेडियम में अफरा तफरी का माहौल बन चुका था। एक तरफ टीम की हार से नाराज लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर था, तो दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी थे जो ऐसे हालात देखकर डरे और सहमे हुए थे। मौके पर पहुंची इंडोनेशिया की नेशनल आर्म फोर्स ने एक एक करके लोगों को स्टेडियम से बाहर निकालना शुरू किया। इस दौरान लोग और भड़क गए और स्टेडियम के बाहर भी घंटों तक हिंसा होती रही। स्टेडियम में भड़की इस हिंसा के बाद पूरे इलाके में अलर्ट जारी कर दिया गया। वहीं इंडोनेशियाई फुटबॉल एसोसिएशन ने खेल के बाद हुई इस हिंसा के लिए जांच टीम भी गठित कर दी। वहीं जांच पूरी होने तक फुटबॉल लीग को सस्पेंड कर दिया गया है। स्टेडियम में हुई हिंसा में अब तक 129 लोगों की मौत हो चुकी है। मृतकों में 2 पुलिसकर्मी भी शामिल थे। इस हिंसा में 180 से ज्यादा लोग जख्मी भी हुए हैं। आपको पूरी डिटेल यहां पर बताते हैं। दरअसल आखिर फुटबॉल के स्टेडियम में हिंसा कैसे फैल गई? स्टेडियम में 2 टीमों के बीच फुटबॉल मैच खेला जा रहा था और आखिर में एक टीम की हार के बाद प्रशंसकों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। पुलिस ने उपद्रवियों पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले तक छोड़े, लेकिन पुलिस की कार्रवाई के बाद स्टेडियम में भगदड़ मच गई। लोगों ने स्टेडियम में मौजूद पुलिस टीम पर ही जोरदार हमला करना शुरू कर दिया। हालात को देखते हुए स्टेडियम में सेना तक को बुलाना पड़ा। हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए, वहीं कई लोगों की मौत दम घुटने की वजह से होने का दावा किया गया। और अब बात करते हैं यूपी में हुए हादसों की। हम आपको 4 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। यूपी में श्रद्धालुओं को लेकर जा रही एक ट्रैक्टर ट्रॉली तालाब में पलट गई। इस भयानक दर्दनाक हादसे में 26 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। बताया दरअसल ये जा रहा है कि इस भीषण हादसे में मरने वाले लोगों में सबसे ज्यादा बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। कानपुर में ही दूसरा हादसा हुआ, जहां पर ट्रक ने टेम्पो को जोरदार टक्कर मारी, जिसमें 5 लोगों की जिंदगी मौत में तब्दील हो गई। भदोही और बस्ती की तस्वीर भी आपके सामने, जहां रफ्तार का कहर देखने को मिला। गाड़ियों की आपसी टक्कर हुई। हालांकि कई लोग गंभीर रूप से इसमें भी जख्मी हो गए हैं। और इस हादसे के बाद पूरे इलाके में गम का माहौल है। इस भयानक हादसे में 26 लोगों की दर्दनाक मौत हुई, जबकि 10 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। बताया गया कि इस भीषण हादसे में मरने वालों में सबसे ज्यादा बच्चे शामिल रहे, महिलाएं शामिल रहीं। कुछ लोगों की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है, जिन्हें इलाज के लिए कानपुर रेफर कर दिया गया है। इस हादसे को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए की सहायता राशि दिए जाने का भी ऐलान किया गया। तो वहीं घायलों को 50,000 रुपए की मदद देने का ऐलान किया गया। लापरवाही के आरोप में 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी कर दिया गया है। तो ट्रैक्टर पलटने की वजह से 26 लोगों की जान चली गई। पीड़ित परिवार को 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया गया है। सभी घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया गया है। लेकिन जिस तरह से ये पूरा हादसा सामने आया, बेहद दर्दनाक तस्वीर यूपी के कानपुर में हुई, जहां पर सड़क हादसे में 26 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। ट्रैक्टर पलटने की वजह से ये पूरा हादसा हुआ, जिसमें 26 लोगों की जान गई। दुखद घटना है। पूरा गांव, पूरा क्षेत्र शोकाकुल में डूबा हुआ है। कल योगी जी के निर्देश से हम लोग भी रात से पूरी पार्टी, क्षेत्रीय विधायक, सांसद, हमारे अजीत पाल मंत्री, सब लोग सरकार के लगे हुए हैं कि यहाँ के गरीब लोगों के साथ यह हादसा हुआ है। तो इनको आर्थिक सहायता प्रति परिवार 4 लाख रुपए प्रति व्यक्ति, वो भी हम लोग देंगे। और जो गरीब लोग हैं उनको
भूमि का पट्टा मिलेगा और जो आवास की व्यवस्था है वो भी सबको मिलने की। कानपुर में मातम में बदली खुशियां। बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से हादसा। कानपुर में मौत की ट्रैक्टर ट्रॉली। कानपुर में हुए भयावह सड़क हादसे में कई परिवारों की खुशियां चंद मिनटों में मातम में बदल गई। फतेहपुर के चंद्रिका देवी मंदिर के दर्शन कर खुशी खुशी घर लौट रहे कई परिवार के लोग मौत के मुंह में समा गए। दरअसल ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार लोग मुंडन कार्यक्रम में शामिल होने गए थे और दर्शन करने के बाद अपने गांव कोरथा लौट रहे थे, लेकिन रास्ते में घाटमपुर के पास उनकी ट्रैक्टर ट्रॉली सड़क किनारे मौजूद एक तालाब में बेकाबू होकर पलट गई। महिलाओं और बच्चों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से अभी तक 25 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। महिलाएं, बच्चे भरे हुए ट्रैक्टर नीचे करो भाई, पलट गए थे और पानी में 26 लोगों की तालाब में ट्रैक्टर ट्रॉली के पलटने के बाद वहां हाहाकार मच गया। फौरन आसपास के लोग वहां जमा हो गए और तालाब में गिरे लोगों को बाहर निकालने में जुट गए। वहां से जो तस्वीर सामने आई उनमें कई लोग ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार लोगों को तालाब से बाहर निकालते दिखाई दिए, लेकिन हादसे की वजह से वहां हालात बेहद खराब हो चुके थे, क्योंकि कई लोग ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे ही दबे हुए थे, जिन्हें निकालना किसी चुनौती से कम नहीं था। इसे देखते हुए वहां एक ट्रैक्टर को लाया गया, जिसकी मदद से तालाब में पलटे ट्रैक्टर ट्रॉली को सीधा करने की कोशिश की गई ताकि उसके नीचे दबे लोगों को निकाला जा सके, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी ट्रैक्टर ट्रॉली टस से मस नहीं हुई। इस बीच वहां पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी पहुंच गए। इसके बाद पुलिस के जवान भी वहां मौजूद लोगों के साथ मिलकर ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे दबे लोगों को निकालने में जुट गए। कड़ी मशक्कत के बाद कई लोगों को बाहर तो निकाल लिया गया, लेकिन पानी में डूबने की वजह से ज्यादातर लोगों की मौत हो चुकी थी। वहीं इस घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया और मरने वालों के घर वालों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 मुआवजा देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस हादसे पर दुख जताया। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लापरवाही के आरोप में थानाध्यक्ष समेत 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। टीआरपी की रेस में न्यूज 18 इंडिया की बादशाहत लगातार कायम है। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया आज तक से अब बहुत आगे निकल चुका है। हर हफ्ते आज तक और पीछे होता जा रहा है। न्यूज 18 इंडिया को आज तक से 25% ज्यादा दर्शकों ने देखा। न्यूज 18 इंडिया के लिए दर्शकों का प्यार बढ़ता जा रहा है। न्यूज 18 इंडिया को आज तक से 1,50,00,000 ज्यादा दर्शकों ने देखा और ये बहुत बड़ा फासला है जो हर हफ्ते और बढ़ता जा रहा है। प्राइम टाइम में न्यूज 18 इंडिया के आसपास भी कोई नहीं। न्यूज 18 इंडिया के पास 14.9% मार्केट शेयर है, जबकि महज 11.4% के साथ आज तक बहुत ज्यादा पीछे है। प्राइम टाइम में न्यूज 18 इंडिया को आज तक से 31% ज्यादा दर्शकों ने देखा। टीआरपी की रेस में जी न्यूज और एबीपी न्यूज मिलकर भी न्यूज 18 इंडिया से बराबरी नहीं कर पा रहे। आपका भरोसा हमें लगातार बना रहा है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। यूपी के कानपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 26 लोगों की मौत। पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर जताया दुख। मरने वालों के परिवार को 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान। 26 लोग नहीं रहे और 5 लोग अभी उपचाराधीन हैं। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़। 2 आतंकियों के छिपे होने की आशंका पर इलाके को घेरकर सर्च ऑपरेशन जारी। पुलिस कस्टडी से फरार हुआ सिद्धू मूसेवाला का हत्या के आरोप में गिरफ्तार गैंगस्टर टीनू मानसा कपूरथला जेल से रिमांड पर लाई गई थी पुलिस। आज तक को पछाड़ न्यूज 18 इंडिया बना भारत का नंबर 1 न्यूज चैनल। देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया। इस बीच यूक्रेन, अमेरिका और नेटो देशों के विरोध के बावजूद यूक्रेन के 4 इलाकों पर रूस ने कब्जा कर लिया। इन चारों इलाकों में सितंबर में जनमत संग्रह कराया गया था। अब आधिकारिक रूप से व्लादिमीर पुतिन ने इन्हें रूस में मिलाने का ऐलान कर दिया और दावा किया कि खेरसॉन, डोनेस्क, लुहांस्क और जापोरिजिया में जनमत संग्रह कराने के बाद यह पता चला कि वहां रहने वाले ज्यादातर लोग रूस का हिस्सा बनना चाहते हैं। मतलब रूस ने बिना जंग जीते ही यूक्रेन के एक बड़े हिस्से को हथिया लिया। इससे पहले रूस के कब्जे वाले यूक्रेन के इन चारों इलाकों में जनमत संग्रह कराया गया था, जिसमें वहां के लोगों से पूछा गया था कि वो रूस का हिस्सा बनना चाहते हैं या नहीं। जिस पर रूस ने दावा किया था कि जिन जिन इलाकों में लोगों से यह बात पूछी गई थी वहां ज्यादातर लोगों ने रूस के पक्ष में वोट डाला था।
जिससे ये बात साफ हो गई थी कि जंग के दौरान रूस ने जिन इलाकों पर कब्जा किया वो रूस में विलय जाते थे। और इसके औपचारिक ऐलान के लिए पुतिन खुद सामने आए और डंके की चोट पर बोले कि खैरसोन, डोनेस्क, लुहांस्क और जापोरिजिया के लोग रूस के साथ हैं, वो भी बिना किसी दबाव के। पहले जनमत संग्रह करवाकर और अब इसका औपचारिक ऐलान करके पुतिन ने ये पक्का कर दिया